हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि अंग्रेज कैसे क्षेत्रीय राज्यों को एक एक क्षेत्रीय राज्यों को जीतते हुए चले जा रहे हैं, यानी अपने साम्राज्य में मिलाते हुए चले जा रहे हैं। पहले इन्होंने बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाया, बंगाल पर अधिपत्य स्थापित करने के बाद, बंगाल के बाद या मैसूर के बाद अवध, अवध के बाद हम आपको बता रहे थे मराठा सल्तनत, यानी मराठा साम्राज्य को या कैसे अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमने आपको इसके पहले 3 वीडियो में आपको पूरा का पूरा शिवाजी का जीवन परिचय से लेकर के शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होते हैं, हालांकि उत्तराधिकारी तो राजा राम होते हैं, शिवाजी जी ने घोषित करते हैं, लेकिन कैसे ही हल्का से इनके परिवार में यानी शिवाजी के वंशज में हल्का सा संघर्ष होता है। संघर्ष के उपरांत जो है संभाजी गद्दी पर बैठते हैं। फाइनली जो है दोस्तों, संभाजी के ऊपर एक आरोप लगाता है औरंगजेब कि इन्होंने हमारे पुत्र यानी हमारे पुत्र अकबर द्वितीय को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। तो इसी आरोप के तहत जो है दोस्तों, औरंगजेब ने संभाजी और उनके मित्र या कहें राजनीतिक गुरु कवि कलश को फांसी पर चढ़ा देता है। और ये कहीं न कहीं जो मुगलों का ये एक प्रकार से कहें कि एक ऐसा कदम होता है जिसके तहत मराठों में जो उनके परिवार में जो झगड़े हो रहे थे, यानी जो उनके परिवार में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हो रहा था, वह कहीं न कहीं संभाजी की जब यानी छत्रपति संभाजी थे, छत्रपति को जब औरंगजेब फांसी पर चढ़ा देता है, तो कहीं न कहीं जो मराठों में जो वैचारिक मतभेद हो रहा था या कहीं उत्तराधिकार को लेकर के इनके परिवार में जो झगड़े हो रहे थे, वह झगड़े एक प्रकार से कहीं न कहीं शांत हो जाते हैं। क्यों शांत हो जाते हैं दोस्तों? क्योंकि शिवाजी के जो दोनों पुत्र हैं, यानी शिवाजी के बारे में हमने आपको बताया, शिवाजी के दोनों पुत्र, एक संभाजी और एक राजा राम, दोनों योग्य होते हैं, लेकिन राजा राम को शिवाजी अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। अब देखिए, संभाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो राजा राम कैसे गद्दी पर बैठ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आप जानिए कि शिवाजी के जो दोनों पुत्र थे, चाहे वो संभाजी थे चाहे वो राजा राम थे, ये मतलब युद्ध कौशल में उतने प्रवीण नहीं थे जितने शिवाजी थे। लेकिन शिवाजी की अगर बात करें, शिवाजी की जो दोनों पतोह हैं, पतोह कहने का तात्पर्य है संभाजी की जो बीबी है येसुबाई और राजा राम की जो बीबी है, पत्नी है ताराबाई, ये दोनों कहीं न कहीं अपने ससुर यानी शिवाजी की तरह लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। कैसे थी दोस्तों? अभी आप बताने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि राजा राम गद्दी पर कैसे बैठ रहे हैं। राजा राम गद्दी पर ऐसे बैठ रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, जब 1689 में, यानी कि यहाँ पर जो राजा राम का कार्यकाल है दोस्तों 1689 से 1700 ईस्वी तक, तो 1689 में जैसे ही संभाजी को फांसी दिया जाता है, संभाजी को जैसे ही फांसी दिया जाता मुकर्रर खान के द्वारा, तो इसी समय ही दोस्तों राजा राम को जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता है। कहाँ? रायगढ़ किले में। क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि इस राजा राम को छत्रपति बनाने में कहीं न कहीं संभाजी की जो पत्नी है येसुबाई का मेन रोल है। क्यों रोल है दोस्तों? क्योंकि येसुबाई के पति जो थे संभाजी, इन्हीं को जो है मुगलों ने फांसी दिया था। तो येसुबाई जो है दोस्तों इस चीज का बदला भी लेना चाहती थी, और कहीं न कहीं वो यह भी चाहती थी कि मुगलों से निरंतर जो है जो प्रतिशोध की ज्वाला है वो इनके खिलाफ निरंतर अभियान होता रहे मराठों से। और यह बदला लेने वाली प्रवृत्ति की महिला थी, चुप बैठने वाली नहीं थी, क्योंकि इनके पति को फांसी दिया गया था दोस्तों। तो जो येसुबाई हैं, आप जानिए, संभाजी की मृत्यु के बाद में यहाँ पे लिखा है, संभाजी की मृत्यु के समय ही राजा राम को मराठा साम्राज्य का अगला छत्रपति घोषित कर दिया गया था, क्योंकि संभाजी का पुत्र साहू अभी मात्र 3 साल का था और येसुबाई के सामने ऑप्शन भी कोई नहीं था कि वह किसे छत्रपति घोषित करें। राजा राम भी शिवाजी के पुत्र ही थे, तो राजा राम को अगला छत्रपति घोषित कर देते हैं। उसके पीछे कारण यह था कि जो येसुबाई यानी जो संभाजी का जो पुत्र था वह मात्र 3 साल का था, अल्प वयस्क था, पूरी तरीके से वयस्क। अब 3 साल का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है दोस्तों, आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो राजा राम को गद्दी पर बैठाने में स्वयं संभाजी की पत्नी येसुबाई मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अब दोस्तों, यानी जैसे देखिए, संभाजी को फांसी पर चढ़ाए और फांसी पर चढ़ाने के बाद मुगल जो है रायगढ़ के किले की तरफ आ रहे हैं, यानी रायगढ़ के किले की तरफ आ रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा मराठा छत्रपति लोग रहते थे। तो रायगढ़ के किले की तरफ मुगल सैनिक आ रहे हैं, यानी पूरे के पूरे मराठा सल्तनत को
को मुगलिया सल्तनत में मिलाने का इनका पूरा का पूरा प्रयास था। तो इसी क्रम में जो है दोस्तों येसुबाई एक चालाकी ये करती हैं कि मुगलों से सामना करने के लिए, यानी येसुबाई कौन है दोस्तों, आप हम कई बार आपको बता रहे हैं, येसुबाई शिवाजी की पतोह है, यानी संभाजी की पत्नी है। येसुबाई ने जो राजा राम है, गाड़ी जा रही है, जो राजा राम है ये छत्रपति बने हैं, तो राजा राम को जो है दोस्तों विशालगढ़ के किले में सुरक्षित कर दिए कि आप विशालगढ़ के किले में रहिए, रायगढ़ के किले में हम मुगलों से संघर्ष कर रहे हैं। यानी एक महिला होकर के स्वयं मुगलों से संघर्ष करने की आगे आ रही हैं। तो मुगलों से संघर्ष भी करते हैं। रायगढ़ किले को जो है दोस्तों मुगल जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन जो एक मराठा सरदार कहते हैं ना कि एक न एक विभीषण कहीं न कहीं बैठा रहता है, तो मराठों का एक सरदार था, उसका नाम था दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है सूर्याजी पिलासी। मराठा सरदार के विश्वासघात के कारण येसुबाई पुत्र साहू पुत्री भवानी बाई गिरफ्तार हो गए। औरंगजेब ने इन्हें दक्कन के सूबेदार आजम शाह को सौंप दिया, फिर आगरा गए, आगरा से दिल्ली चले गए। यानी येसुबाई ने राजा राम को विशालगढ़ के किले में भेजकर स्वयं रायगढ़ के किले में मुगलों से संघर्ष किया। संघर्ष जबरदस्त चला दोस्तों, हिम्मत के साथ येसुबाई लड़ी। फाइनली जो है दोस्तों मुगल जो है दोस्तों उस किले को जीत नहीं पा रहे थे, यानी किले की तरफ से दोनों तरफ से वार प्रतिघात चल रहा था और मुगल उस किले में प्रवेश करना चाहते थे, तो किले में वो प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली जो है दोस्तों एक सूर्याजी पिलासी मराठा सरदार थे, इनके विश्वासघात की वजह से इन्होंने रास्ता बता दिया, जिससे मुगल सैनिक जो है रायगढ़ के किले में प्रवेश कर गए और येसुबाई को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ संभाजी के या कहीं येसुबाई के जो पुत्र थे साहू, उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी पुत्री थी भवानी बाई, उनको गिरफ्तार किया गया। यानी संभाजी को फांसी दिया औरंगजेब ने, और संभाजी की पत्नी येसुबाई, संभाजी के पुत्र साहू और संभाजी की पुत्री भवानी बाई को गिरफ्तार करके दक्कन के सूबेदार आजम शाह को सौंपा गया। और आजम शाह ने इन्हें पहले आगरा भेजा, आगरा के बाद इन्हें दिल्ली भेज दिया। अब जो है दोस्तों इसके पहले हुआ क्या था दोस्तों कि राजा राम प्रथम इन्हें कहते हैं दोस्तों। अभी एक और राजा राम आएंगे तो वो आखिरी छत्रपति होंगे, तो उनके बारे में हम बताएंगे वो राजा राम द्वितीय कैसे आते हैं। तो राजा राम प्रथम को जिंजी दुर्ग में मुगल सूबेदार जुल्फिकार खान ने 8 वर्ष तक घेरा डाल के रखा था। इनका अधिकतर समय यहीं पर बीता था। यानी इसके पहले भी जब मुगल अभियान कर रहे थे शिवाजी के खिलाफ, तो राजा राम को भी जिंजी दुर्ग में 8 वर्ष तक मुगल सूबेदार था जुल्फिकार खान ने इन्हें घेरा डाल के रखा था। इनका अधिकतर समय यही जिंजी दुर्ग में ही बीता था। जिंजी दुर्ग जो है दोस्तों यह कर्नाटक में है, आप जानते रहिए। फिर ये दोस्तों क्या करते हैं राजा राम, 1698 में राजा राम सतारा आ गए थे। सतारा में आखिरी इनका समय जो है सतारा में ही बीतता। सतारा में ही 29 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम की। तो दोस्तों राजा राम को उतना जानने के लिए एग्जाम की दृष्टि से जरूरी नहीं था, लेकिन इतिहास का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। अगर हम आपको क्रम से नहीं बताएंगे, अगर हम खाली अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि फैक्ट वाइज ऐसे बताने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आप इतिहास से इंटरलिंक घटनाओं को नहीं कर पाए और आपको इतिहास समझने में बड़ी कठिनाई हो। इसलिए हमने सभी लोगों को एक अच्छे से आपको सीक्वेंस में पढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हाँ, कभी ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो अब फैक्ट हम बताने जा रहे हैं राजा राम के बारे में, राजा राम साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। यह साहू को वैध प्रतिनिधि मानते थे। यानी साहू कौन? साहू संभाजी का पुत्र जो अल्पवयस्क था, 3 वर्ष का था, जो मुगलों के कैद में था, उसी को राजा राम वैध प्रतिनिधि मानते थे कि हमारे जो छत्रपति हैं वह साहू जी हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में वह जो है कभी सिंहासन पर नहीं बैठते थे, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। कौन? राजा राम। अब दोस्तों राजा राम के बारे में एग्जाम की दृष्टि से यहां से महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। कभी अगर एग्जाम से आपसे ये पूछ ले कि राजा राम ने प्रतिनिधि नामक नए पद का सृजन किया था, यानी प्रतिनिधि नामक नए पद का मराठा सल्तनत में सृजन किसने किया था? कभी अगर ऑप्शन यहां से दे दे राजा राम, साहू, शिवाजी द्वितीय या ताराबाई या शिवाजी, तो आप जानते रहिए प्रतिनिधि नामक नए पद का सृजन जो है दोस्तों राजा राम ने किया था। आप जानते रहिए। अब ये प्रतिनिधि क्या था दोस्तों? जैसे मराठा साम्राज्य में सबसे बड़ा पद जो होता था
वह छत्रपति का होता था, यानी जैसे शिवाजी हो गए तो सबसे बड़ा पद छत्रपति का होता था, छत्रपति के बाद पेशवा होता था, पेशवा के बाद प्रतिनिधि होता था। अगला जब हम जैसे ही साम्राज्य खत्म होगा तो हम मराठा साम्राज्य का जो है प्रशासनिक व्यवस्था और शासन प्रशासनिक व्यवस्था जो भी थी, उनकी टैक्स प्रणाली कैसी थी, उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे। तो जानते रहिए छत्रपति, पेशवा, पेशवा के बाद प्रतिनिधि, जो तीसरा महत्वपूर्ण पद होता था, उसी का सृजन जो है दोस्तों राजा राम ने किया था। इसके अलावा राजा राम ने 2 और पद का निर्माण किया था, एक था हुकूमत पनाह और दूसरा था पंत सचिव। बस इतना जानते रहिए दोस्तों। आगे हम अब आपको बताने का प्रयास करेंगे कि राजा राम की जब ये हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अब राजा राम के बाद तो राजा राम की जो पत्नी है वह ताराबाई। हमने बताया ना शिवाजी के दोनों पतों बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति की थी, यानी ये लोग चुप बैठने वालों में से नहीं थी। इनके पति उस प्रवृत्ति के नहीं है, लेकिन इनकी जो पत्नियां हैं वो दोस्तों लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। तो राजा राम की जो पत्नी है, अभी दोस्तों इसके पहले वाले आने वाली वीडियो में हम बताएंगे, राजा राम की जो पत्नी है ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाती हैं, छत्रपति घोषित करती हैं और उसकी संरक्षिका बन करके आप देखेंगे अगले वाले वीडियो में कि कैसे मराठों का पुनरुत्थान हो रहा है। यानी फिर से जैसे शिवाजी पूरे साम्राज्य को एक एक किले को जीतते हैं, उसी क्रम में जो है ताराबाई भी अपने ससुर के कहे अनुसार मतलब पद चिन्हों पर चलती है, एक के बाद एक किले को जीतती है। और इसी क्रम में जो है दोस्तों जब मराठों का पुनरुत्थान होता है तो इसी क्रम में जो साहू को जो कैद करके ले गए हैं मुगल दिल्ली में, उस साहू को फिर छोड़ते हैं, यानी फिर से मराठों में कहीं न कहीं आपस में इनके घर में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अगले वाले वीडियो में हम आपको थोड़ा सा जो ये अनसुलझी कहानी है मराठों की, उसे हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है और लोग यहाँ पर केवल फैक्ट वाइज बता करके निकल जाते हैं, एक घटना को दूसरे घटना से लिंक करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप घबराइए मत, हम आपको एक घटना से दूसरी घटना को लिंक करते हुए अच्छे से आपको ऐसे फैक्ट वाइज लिखते हुए बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है लाइक और शेयर जरूर करिएगा, यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों से उसे अपने छोटे भाई बंधुओं को बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा चैनल को ग्रो करवाइए, क्योंकि 20-25 लोग सब्सक्राइबर हैं और 10-15-20 लोग देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बढ़ाइए तो हमारा भी कुछ मोटिवेशन होगा। और हम आपको दोस्तों चाहे जितने लोग आए, हम आपको एक बात कंफर्म कर दे रहे हैं, हम आपको इतिहास पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, पूरा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और पॉलिटी पढ़ाएंगे और वो जो कहते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़ाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद, नमस्कार।